नमस्ते छात्र मित्रों, हिंदी विषय तासिका में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। छात्र मित्रों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का 5वां पाठ, जिसका नाम है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति यानी कि ईमानदारी यानी कि जो कुछ सच्चाई है, सच्चाई की जो कुछ प्रतिमूर्ति है, इसका जो कुछ स्वरूप है, यह कैसा है, यह लेखक सुनील शास्त्री जी ने लिखा है। तो ईमानदारी आजकल बहुत बड़े पैमाने पर इसका समाज में बोलबाला है। ईमानदारी जब रही मनुष्य के यह तन बदन में, तो फिर उसमें समाज में अहम ऐसा स्थान मिलता है। और ऐसी ही अहमियत यहाँ जो कुछ भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इन्होंने हासिल की है। और लेखक इनका ही लड़का है, लाल बहादुर शास्त्री जी का लड़का सुनील शास्त्री। तो देखिए, सुनील शास्त्री जी का जो कुछ जन्म है 1950 में हुआ है। सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र है। सुनील शास्त्री जी एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी है। और लाल बहादुर शास्त्री जी को कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में बहुत विशेष लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहे। प्रमुख कृतियाँ देखिए, लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी, इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। तो यहाँ देखिए, गद्य के तौर पर क्या दिया है। तो यह जो कुछ संस्मरण है, संस्मरण यानी कि यादगार के तौर पर प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पर दुख कातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। तो आइए छात्र मित्रों, प्रत्यक्ष तौर पर ईमानदारी की जो कुछ प्रतिमूर्ति है, इसे हम देखेंगे। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता, वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था, तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वो थी इम्पाला शेवरलेट। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की, उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, सहाय साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। तो इस तरह से यह जो कुछ पहला परिचय दिया है, इसमें लेखक सुनील शास्त्री जी ने बताया है कि बाबूजी के रहते मुझे कोई अभाव नहीं दिखाई दिया, मतलब कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब वे नहीं थे तो मुझ पर ऐसी भारी बात बीती कि उन दिनों को मुझे कुछ दिनों के लिए नौकरी के लिए बैंक में नौकरी करनी पड़ी। लेकिन इसके पहले बाबूजी जब थे, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जब थे, और जब मेरा जन्म हुआ था, लेखक कहते हैं, सुनील शास्त्री जी कहते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ था तब उस समय वे
उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री यानी कि गृह मंत्री थे। इसलिए वे हमेशा मन में कल्पना करते थे कि हमारे पास ऐसी छोटी गाड़ी नहीं, बिल्कुल आलीशान मोटी गाड़ी होनी चाहिए। और बाबूजी प्रधानमंत्री जब हो गए तो यहाँ बात ही कुछ और थी। जो गाड़ी थी वो इम्पाला शेवरलेट थी। उसे देखकर तो बड़ा जी करता था कि मौका जब मिला तो मैं उसे चलाऊं। और प्रधानमंत्री का यह लड़का था, कोई मामूली सर्वसामान्य तौर पर यह बात नहीं थी। धीरे धीरे उनमें इतना साहस आ चुका था कि ऑर्डर देने का भी जो कुछ प्रारूप है यह सुनील शास्त्री जी लेखक को आ चुका था। इसीलिए सुनील शास्त्री जी ने जो कुछ अपने पिताजी के जो कुछ निजी व्यक्तिगत जो कुछ सचिव है उनसे कहा, साहब जरा ड्राइवर से आप कहिए कि इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। इम्पाला यानी कि इम्पाला शेवरलेट गाड़ी लेकर रेजिडेंस की तरफ जब आप आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और 2 ही मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, यह अनिल भैया कौन है? सुनील शास्त्री जी के भाई, लेखक के भाई है यह। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे नहीं चला सकता, भैया जी आप ही गाड़ी चलाओ। वैसे लेखक गाड़ी चलाने के लिए आगे बढ़े। ड्राइवर से उन्होंने चाबी मांगी और अनिल भैया से बोला, तुम बैठो। और यहाँ जो सुनील शास्त्री जी यहाँ जो कहते हैं कि ड्राइवर को कहते हैं कि तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। गाड़ी लेकर यहाँ जो कुछ लेखक और उनके जो कुछ भाई है वे चल पड़े। और जब गाड़ी में बैठे तो उन्हें ऐसा लगा कि क्या शान की सवारी, बदन में मतलब झुरझुरी कपकपी आने लगी। जिसके यहाँ खाना था वहाँ वे पहुँचे। बातचीत में तो समय का ध्यान ही नहीं रहा, बहुत सारी कुछ देर हो चुकी थी और उन्हें यह लगा कि बाबूजी अब घर आ गए होंगे। वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी उन्होंने रोक दी और उतरकर गेट तक वे चले गए। संतरी को हिदायत दी। संतरी यानी कौन? पहरेदार। सैल्यूट वैल्यूट नहीं करने का, क्योंकि सैल्यूट करने से आवाज़ आएगी। बस जो कुछ गेट जो कुछ है वो धीरे से खोल देने का, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं, क्योंकि उससे हो सकती है कि आवाज़ आएगी। और लेखक सुनील शास्त्री जी को डर था किसका? बाबूजी का, यानी कि अपने पिताजी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का। वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो बड़े पैमाने पर आवाज़ होगी और फिर गेट की जो कुछ आवाज़ है उस आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज़ा हो जाएगा, ऐसा सुनील शास्त्री जी को लगा। वे बेकार में फिर पूछताछ करेंगे। और अभी अभी तो हम आए हैं, सुबह तक हो सकता है कि इस बात पर बहुत देर हो जाएगी, तो उसमें पानी भी पड़ चुकेगा। और संतरी से जैसे कहा गया उसने वैसा किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा तो फिर जाते ही उन्हें अम्मा मिली, उनकी माँ मिली और पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ उन्होंने पूछा तो नहीं, ऐसे अपनी माँ को लेखक ने पूछा तो माँ ने जवाब दिया, हाँ आ गए। पूछा था, मैंने बता दिया। यानी कि यह जो कुछ अम्मा यानी कि लेखक की जो कुछ माँ है उन्होंने कहा कि मैंने बता दिया। लेखक को मतलब आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि डर किसका था? बाबूजी का, यानी कि उनके पिताजी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का। और बाबूजी ने क्या कहा? फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा, रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा, ऐसा उन्हें लगा। वैसे उन्होंने बताया।
सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। लेखक की नींद टूट गई। लेखक ने बड़ी तेज आवाज में कहा, देर रात को आया हूं, सोना चाहता हूं, सोने दीजिए मुझे। लेखक को ऐसा लगा कि शायद कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने के लिए, इसलिए उन्होंने ऊंचे तौर पर आवाज की। लेकिन हुआ यह कि दरवाजे पर फिर दस्तक यानी कि खटखटाने की आवाज आई। लेखक झुंझलाते जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ गए और दरवाजा खोला तो बाबूजी सामने खड़े थे। लेखक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि बाबूजी ज़रा बेध्यानी में मैंने बोल दिया, मुझे लगा कि कोई नौकर आया होगा और हमारा जो कुछ दरवाज़ा है वो उन्होंने खटखटाया होगा। बाबूजी बोले, ठीक है। बस जल्दी जल्दी हाथ मुँह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुँचे। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, मतलब बाबूजी को सब कुछ मालूम है, पर उन्होंने वैसा कोई तर्क नहीं दिया, न कुछ जाहिर होने दिया। और थोड़ी देर बाद हो चुकी तो चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? आखिर बाबूजी ने सवाल पूछा ही जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। बाबूजी ने फिर आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने गए तो कैसे? जब मैं आया तो फेट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, लेकिन फिर भी आप गए कैसे फिर? लेखक को कहना पड़ा कि हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। तो बाबूजी बोले, ओहो, तो आप लोगों को ऐसी बड़ी बड़ी आलीशान जो कुछ गाड़ी है ये चलाने का शौक है? बाबूजी खुद इम्पाला शेवरलेट का जो कुछ प्रयोग था न के बराबर करते थे। मतलब सिर्फ कोई स्टेट लेवल यानी कि स्टेट गेस्ट जब आते थे तभी वो उस गाड़ी में सवारी करते थे। और उन्होंने वैसे ही अनिल भैया की तरफ आंखों से इशारा किया और वे समझ गए थे कि यह इशारा इजाज़त का है, अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। और चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील जरा ड्राइवर को बुलाइए। ड्राइवर को बुलाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लोग बुक रखते हो ना? उन्होंने कहा, हाँ रखते हो। एंट्री करते हो? तो फिर कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वो बोला 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, मतलब निर्देश दिया, आदेश दिया, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। मतलब यह जो कुछ गाड़ी चलाने का शौक सुनील शास्त्री जी लेखक को लगा, लेकिन यह जो कुछ शौक है लाल बहादुर शास्त्री जी को तनिक भी नहीं चला। मतलब खुद प्रधानमंत्री का लड़का होने के बावजूद भी अपने लड़के ने इतनी आलीशान गाड़ी चलाना उन्होंने अच्छा नहीं माना। और जो भी कुछ वो 14 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की, इस 14 किलोमीटर की यात्रा में जो भी कुछ ड्राइवर को बुलाया और कहा कि 14 किलोमीटर निजी उपयोग यानी कि व्यक्तिगत काम के लिए यह जो कुछ एंट्री यानी कि प्रवेश है यह नोटबुक में कर दीजिए। इसके आगे का जो कुछ हिस्सा है छात्र मित्रों अगली तासिका में। तब तक धन्यवाद।